हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 10 का एग्रीकल्चर चैप्टर देख रहे थे। ठीक है, कुछ वीडियो हम ऑलरेडी इस पे बना चुके हैं जिसमें आपका इंट्रोडक्शन था, टाइप्स ऑफ फार्मिंग थी। तो जिन्होंने उससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार पीछे वाली वीडियो भी देखें, फिर आप यहाँ से क्या करें, इसको अगर आप देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आज यहाँ से शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला है आपका टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, क्या होता है, पहले टेक्निकल देखते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल देखेंगे। क्या होता है टेक्निकल रिफॉर्म्स? द चेंज टेक प्लेस इन सीड, ध्यान दीजिएगा, द चेंज टेक प्लेस इन सीड, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया आर नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म। कौन कौन से चीजें? सीड में, फर्टिलाइजर्स में और फार्म इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया आर नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म्स। जो फार्मर्स थे आपके, वो पहले क्या, देखो इसमें क्या होता है कि जो पहले फार्मर्स थे आपके, वो जैसे लेदर बकेट यूज करते थे, वाटर व्हील यूज करते थे, ठीक है ना, बैल वगैरह का भी यूज किया जाता था, जो ऑक्स होते थे उनका यूज किया जाता था वाटर इरिगेशन सिस्टम में। लेकिन अब क्या हो गया है कि चीजें बदल गई हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स से। अब आपके समर्सिबल पंप आ गए, मोनोलॉग पंप आ गए, सोलर पंप आ गया, ड्रिप इरिगेशन आ गया उन एरियाज के लिए जहां बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है, जहां पे आपका सैंडी एंड लोमी टाइप का सॉइल होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम आपका बहुत ही अच्छे से काम करता है। और जिन, आप ये भी कह सकते हैं, जिन क्रॉप को आपको कम पानी की जरूरत होती है उनके लिए भी स्प्रिंकलर सिस्टम काफी अच्छा होता है। केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि डीएपी, डाई अमोनिया फॉस्फेट कहा जाता है इसको, नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, इस सब में क्या हुआ है आपका इंक्रीज हुआ है, जिससे हमारे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो आपका बढ़ रहा है दिन ब दिन। बायो फर्टिलाइजर्स भी अब आपके आ गए हैं, बायो सीड्स आ गए हैं अब आपके, जो क्या करते हैं आपके काफी इनहेंस क्वालिटी के होते हैं, जो कि प्रोडक्शन रेट को बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ फार्मर्स को टेक्निकल गाइडेंस भी दिया जाता है। ठीक है, टेक्निकल गाइडेंस कह लो, फार्मिंग गाइडेंस कह लो आप, जैसे कि रेडियो चैनल के थ्रू आते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स आते हैं आपके टीवी पे, आपका डीडी किसान नाम का चैनल आता है जिसपे आपके फार्म रिलेटेड चीजें दी जाती है। टोल फ्री नंबर है वो भी अवेलेबल है। न्यूज़पेपर में आते हैं इसके बारे में, मोबाइल ऐप हो गया, ठीक है, मोबाइल ऐप हो गया, उसके थ्रू आपका आता है। वेब पोर्टल के थ्रू आपको क्या किया जाता है, ये सारी चीजें बताई जाती है वेब पोर्टल के थ्रू। अगर हम बात करें नए टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करें नए टेक्नोलॉजी, जो अगर कुछ आता है तो वो फार्मर्स को विलेज टू विलेज, जो ग्राम सेवक होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, वो विलेज टू विलेज जाके फार्मर्स को इस चीज के बारे में बताते हैं। फार्मर ट्रेनिंग सेंटर भी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका, जिससे कि वहाँ पे उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, या कुछ चीजों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फेयर्स होते हैं आपके, लगते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर फेयर में आपका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए केमिकल फर्टिलाइजर, सीड्स के बारे में बताया जाता है, फार्मिंग कैसे बढ़ती है वो सब बताया जाता है। साथ साथ एग्रीकल्चर फेयर में आपका जो सरप्लस अमाउंट है वो किस तरह से बढ़ाया जाए, ये सब के बारे में भी बताया जाता है। दो हमारे नेशनल काउंसिल हैं, जैसे आईसीएआर का नाम आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, DARE, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या नई चीजें लाई जाए, किस तरह से टेक्निकल जो है, मतलब फार्मिंग में किस तरह से टेक्नोलॉजी को और अच्छे से यूज किया जाए, उस पर यहाँ पे रिसर्च वगैरह चलती रहती है। ठीक है जी, तो ये आपका कौन सा पार्ट था टेक्निकल रिफॉर्म का। हम आगे बढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे। तब तक आप क्या करिए, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं। तो द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस आर कंसीडर्ड टू बी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। क्या क्या चीजें अगर आप देखोगे तो, लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी, सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, ठीक है, आर कंसीडर्ड टू बी रिफॉर्म्स इस तरह का इंस्टीट्यूशनल का। सबसे पहला लैंड ओनरशिप, क्रॉप पे सब्सिडी, और तीसरा सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस। तीन चीजों पर ध्यान दिया गया। अब आप देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे लैंड टेनेंसी एक्ट और लैंड सीलिंग एक्ट है। लैंड टेनेंसी एक्ट और लैंड सीलिंग एक्ट में क्या होता था आपका, जैसे कि कोई जमींदार होता था जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनी है, जिसने बहुत गलत तरीके से जमीनें हड़पी हुई हैं, उन सब से लैंड लेके क्या किया जाता था, पुअर
जो फार्मर्स होते थे उनको दिया जाता था। साथ साथ गवर्नमेंट भी क्या था इसमें, आपने कई सारे लैंड जो है, जो अगर उनको लगा कि बहुत ही पुअर सेक्शन के लोग हैं तो उनको क्या हुआ, उस लैंड को प्रोवाइड किया गया। जिन्होंने गलत तरीके से किसी तरह का लैंड कब्जा करके रखा हुआ तो उनसे लैंड छुड़ाया गया और फिर गवर्नमेंट ने उसको अपने अंदर ले लिया। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान की हेल्प की जाती है। इसके थ्रू क्या किया जाता है कि किसान जो है वो बैंक से लोन ले सकता है आपका, और अपने जो क्रॉप वगैरह है उसके लिए फुल इंश्योरेंस भी दिया जाता है कुछ क्रॉप पे आपके स्पेशल केस में, हालांकि सभी केस में तो नहीं होता पर कुछ केस में। फाइनेंशियल हेल्प इन केस ऑफ ड्रॉट या एक्सेसिव रेन, आप देखते होंगे कई बार जैसे है कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया या बारिश पड़ गई तो गवर्नमेंट को किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं वहां पे, देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये कुछ और फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटीज हो गए, वेयर हाउस जहाँ पे वो अपना सामान जो अनाज है, क्रॉप है, उसको रख सके, कोल्ड स्टोरेज है उन आपके क्रॉप के लिए जो खराब हो जाते हैं इजिली। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। कम्युनिकेशन हो गया, और सबसे जरूरी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर एक साल ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है, ठीक है जी, ये गवर्नमेंट हर एक साल डिसाइड करती है, यानी कि वो मिनिमम प्राइस जिस पे कोई भी फार्मर जो है अपना क्रॉप सेल करता है, उससे कम नहीं जा सकता, उससे ऊपर वो सेल कर सकता है, यानी कि कोई भी खरीदेगा उतना पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि कुछ आपके इंस्टीट्यूट्स भी हैं जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, एनडीडीबी है, ये आपके जो ये बोर्ड है, जैसे कि हमने बात की, यहाँ पे भी आपका क्या चलता है, जैसे डेयरी का किस तरह से डेवलपमेंट हो, इसी तरह से आपका फिशिंग सेक्टर का भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने सेरिकल्चर पढ़ा था, तो हर एक चीज पे क्या है वो आपका अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं जो कि देखते हैं कि भाई उस फील्ड में किस तरह से जो जैसे डेयरी है तो डेयरी के बारे में, या जैसे फिशिंग है तो फिशिंग के बारे में, सेरिकल्चर है तो सेरिकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सब उस बारे में क्या करते हैं, वहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है। तो ये था आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि इंडियन एग्रीकल्चर पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट हो। तो सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था 1960s में, ठीक है। 16 के ड्यूरेशन में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, मेनली इंडिया में क्या हुआ था, राइज होना स्टार्ट हुआ था। हाई वैरायटी यील्ड सीड्स यूज किए जाने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दिया गया ताकि इरिगेशन सिस्टम हो, जो नए इरिगेशन सिस्टम आ रहे हैं, जैसे कि हमने बात की थी जो आपके समरसीबल हैं, ट्यूबवेल्स हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ये सब जो है उसमें क्या किया जाए, आपका कोई कमी ना हो, ठीक है। इम्प्रूव्ड इरिगेशन, नए नए इरिगेशन टेक्निक, इस सब से क्या हुआ कि व्हीट एंड पैडी के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्हेंसमेंट हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा का व्हीट एंड पैडी का इंक्रीज, ठीक है। खासकर व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो देखा गया कि लगभग 2 से 3 टाइम्स तक बढ़ गया। बफर स्टॉक इंक्रीज हुआ। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा, ठीक है, जो जितना मान लो हमारी कंट्री का यूज है उससे एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं, स्टॉक में रखते हैं, ठीक है। बफर स्टॉक की कभी कैसे सिचुएशन आ गए, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो उस टाइम में इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है। एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, बफर स्टॉक वगैरह को कैसे रखना है, किस तरह से अरेंजमेंट करती है, बड़े बड़े सिलोज होते हैं, ठीक है, उन सब में इसको क्या रखा जाता है, आपका बहुत बड़े बड़े रूम होते हैं, उस सब में ग्रेन्स को भर दिया जाता है। कभी आप एफसीआई अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता ही है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो आप वहां पे जाके देख भी सकते हो। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, सबसे बाद जो इंडिया आपके क्या था, आपका सेल्फ डेफिसिएंट था, अब वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, और खुद को तो हुआ ही हुआ, अब वो क्या कर रहा है कि आपका वर्ल्ड मार्केट में सेल भी कर रहा है, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है आपका रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, तो आप देखोगे कि सबसे पहला इंडिया का, मैंने क्या बताया, 60% पॉपुलेशन, यानी कि मोर देन, आपका देखोगे तो 60 से 60% अगर आप बात करोगे तो 60 से कई जगह 65 66 भी होता है, तो एक बहुत ही बड़ा आपका क्या हो गया, लार्ज पीपल की पॉपुलेशन होगी जो किसमें आपका इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, एम्प्लॉयमेंट बेस है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं होगा कि जो लोग खेतों में काम करते हैं वही एग्रीकल्चर, फार्म से रिलेटेड, जैसे जो कंपनियां ट्रैक्टर बनाती है,
ठीक है, जो कंपनी आपके फर्टिलाइजर्स बनाती है, जो कंपनी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है ना, पंप्स वगैरह हो गए, ट्यूबवेल्स वगैरह हो गए, तो वो सब क्या होगा, वो सब भी आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका भी जो आप कह लो कि जीवन यापन कह लो, मतलब उनका भी जो काम धंधा चल रहा है भाई वो उसी से चल रहा है, ठीक है ना। 17% पार्टिसिपेशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर का। हालांकि देखा जाए तो आपका अबाउट आधे से ज्यादा कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, लेकिन जीडीपी का जो पार्टिसिपेशन है वो महज 17% है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें किस पे फोकस करना है, हमें सरप्लस पे फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके, ताकि जो फार्म का शेयर है, जो एग्रीकल्चर का शेयर है जीडीपी में, वो क्या हो, आपका बढ़े। बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो आपके एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, उसके बाद शुगर हो गया, शुगर कैन पे डिपेंड है, पेपर हो गया, ऑयल हो गया। तो कई सारी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट पे क्या होती है, डिपेंड होती है। तो आप कह सकते हो कि जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी किस पे डिपेंड है, आपके एग्रीकल्चर। तीसरी बात कि प्रोवाइड फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात कि लोगों को क्या दे रहा है कि भाई फूड खाने के लिए जो फूड हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। आप मोबाइल फोन के बिना, टीवी के बिना, फ्रिज के बिना तो रह सकते हो, लेकिन खाने के बिना कितने दिन रहो, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से, यानी हमारे फार्मर्स। इसीलिए तो जय जवान जय किसान का नारा आया था, जिसमें बाद में आपका जय जवान भी जोड़ा गया था। 1951-52 में जहां इंडिया का प्रोडक्शन था आपका 5 मिलियन टन ग्रेन का, वही अब बढ़ के 292 मिलियन टन ग्रेन हो गया। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है इन ड्यूरेशन में। उसके कई सारे फैक्टर, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैरन लैंड एंड कन्वर्ट देम इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। तो कई सारी चीजें हैं जिससे क्या हुआ है, आपका एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ा है। नेक्स्ट है आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या आया था कि जिसमें कोई भी पर्सन हो उसको खाने पीने का भाई कोई शॉर्टेज ना हो, खासकर जो बीपीएल वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी कंडीशंस जो है वो क्या हो, आपकी बेहतर की जाती है। कम से कम खाने पीने का तो इंडिया के जो 135 करोड़ की आबादी है उसमें किसी भी पर्सन जो है वो भूख से ना मरे। तो फूड सिक्योरिटी बिल यही लेके आया था। इसका ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फूड टू एवरीवन, ठीक है, टू एवरीवन। जैसे अभी कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, आपका एपीएल में जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या दिया जा रहा है, आपका राशन वगैरह दिया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, फाइनेंशियल कंडीशन कम हो गई है, बहुत सारे लोगों को जो सैलरी मिल रही थी वो कम मिल रही है। तो ये सब चीज इसीलिए ध्यान में रखा गया है कि भाई इस तरह का सिचुएशन आ जाए या कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कम से कम नहीं भी प्रॉब्लम है तो किसी को इंडिया में भूख से ना मरना पड़े। तो बेसिक जो चीजें हैं, चावल, दाल, उसके बाद आपका जो गेहूं है, मेनली दाल तो कम ही दिया जाता है, पर चावल और गेहूं जो है वो इधर से मिलता है, चीनी भी मिलता है आपका। टू प्रोवाइड एडिक्वेट फूड सप्लाई, ठीक है, कि प्रचुर मतलब अच्छे से फूड सप्लाई जो है वो अलग अलग। इसके लिए आपका पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान भी कुछ लोग कहते हैं, जहां से क्या मिलता है आपको, आपका अगर आपके पास एक राशन कार्ड सी आती है, उसमें एक आपके बीपीएल के लिए होता है और एक एपीएल के लिए होता है। तो उसमें आपका जिस कैटेगरी में आता है आप वहां से क्या कर सकते हो, गेहूं और मतलब व्हीट एंड राइस वहां से ले सकते हो। नेक्स्ट बात ये आती है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ इंडियन एग्रीकल्चर पे। तो सबसे पहली बात है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया आपका ट्रेड का वर्ल्ड लेवल पे फैलाना। जैसे मान लो कोई इंडियन कंपनी, ठीक है जी, जैसे इंडियन कंपनी है तो वो क्या कर रहा है, अगर दूसरे नेशन में भी अपनी बिजनेस को फैला रहा है, दो से ज्यादा जितने भी नेशन है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ, ठीक है। यानी कि जो भी आपका ट्रेड वगैरह है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कंट्री, इस तरह से होता रहे। इंडिया में आपका क्या हुआ था कि 1992 में जब इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उस टाइम क्या होता था कि इंडिया का जो मार्केट था वो सभी के लिए खुला नहीं था, ठीक है। लेकिन वहां जब दिक्कत आई थी, उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो इंडिया पे प्रेशर बनाया गया कि भाई आप क्या करें, आपको जैसे वर्ल्ड बैंक था, आईएमएफ था, वो सब लोन देने के लिए इसी बात पे आपका इस बात पे आए कि आपको जो अपना मार्केट है वो आपका वर्ल्ड बिजनेस के लिए खोलना पड़ेगा, बाहर की कंपनियों को लिए खोलना पड़ेगा। जैसे आजकल आप मल्टीनेशनल कंपनी देखते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक से ज्यादा नेशन में काम कर रही है, तो मल्टीनेशनल कहलाई।
तो वही है कि वहां पे क्या किया गया, प्रेशर दिया गया कि आपको जो अपना मार्केट है वो सभी के लिए ओपन करना पड़ेगा, और फाइनली वहां पे उनको ओपन भी करना पड़ा। और आज देख रहे हो आपकी इंडिया में आपको इंडियन प्रोडक्ट्स से ज्यादा फॉरेन प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक चीज ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो सबसे पहले क्वालिटी इंप्रूव। जैसे अगर आप बात करोगे, सिंपल सी बात करें तो जैसे आज फोन ही आप यूज करते हो, एक टाइम था जब नया नया फोन आया था तो उस टाइम वो इतना महंगा था, ठीक है। उस टाइम वो मुझे याद है कि 1 GB का पेन ड्राइव, जब एक पेन ड्राइव आया था तो 1 GB का पेन ड्राइव 3000 रुपए का हमारे जो एक रिलेटिव थे उन्होंने परचेज किया था। अब वही प्रोडक्ट आपको जो 8 GB का 300-400 रुपए में मिल जाएगा, 16 GB का 500, 600, 700 रुपए में आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, और अब तो शायद और भी रेट कम हो गया हो। तो यही है कि क्वालिटी जो है वो आपका क्या बढ़ा, उसके बाद प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, तो ऑब्वियसली बात है कि क्वालिटी क्या होगी आपकी, इंप्रूव हुई। इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्ट, ठीक है, फार्म प्रोडक्ट में इंक्रीज हुआ, जिसमें आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है, नए नए फार्मिंग इक्विपमेंट्स का भी रोल है। इंडिया में कई सारी कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है, फार्म इक्विपमेंट्स बनाती है, जिसमें आपका स्कॉट्स जो है वो काफी बड़ा नाम आता है, आपका सोनालिका ट्रैक्टर्स का नाम आता है, ठीक है जी। तो कई सारी चीजें हैं आपकी। टेक्निकल रिफॉर्म्स लाइक बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो है आपकी, उन सब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके ये हैं, जिसमें क्या किया जाता है, आपका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन और जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका ब्रिंजल जो है वो क्या होता है आपका यहाँ पे आया, जिसकी वजह से यहाँ इनकी प्रोडक्शन बढ़ी। इसके बारे में आप अपने साइंस टीचर से ज्यादा पूछ सकते हो, वो आपको इस बारे में और भी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर ट्रेड इजी, ठीक है, कि एग्रीकल्चर का ट्रेड जो है वो क्या हुआ आपका, इजी हुआ। जो जैसे इंडिया की बात बताई हमने कि इंडिया क्या हुआ आपका, सेल्फ सफिशिएंट हुआ इन फूड ग्रेन में, तो सेल्फ सफिशिएंट हुआ ही, साथ साथ हमारे पास क्या हुआ, सरप्लस भी अब आना शुरू हो गया। तो हम क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट जो है वो दूसरे नेशन में भी सेल करते हैं। जैसे कि आपका अफ्रीकन कुछ नेशंस हैं, आपके ओपेक नेशंस हैं, जैसे जहाँ से तेल वगैरह आते हैं, आपका दुबई वगैरह हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, उन सब में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, खेती उतनी नहीं होती है, तो इंडिया क्या करता है, अपना जो एक्स्ट्रा ग्रेन होता है वो वहां पे सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, प्याज का जो कॉस्ट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो बाहर से अफगानिस्तान वगैरह से प्याज जो है वो इंडिया में मंगाए गए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं आप बोलोगे ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है आपका इंटरकनेक्टेड, कि अगर ये, जैसे आप ये भी कह सकते हो कि नए फार्मिंग जो इक्विपमेंट्स है वो सब भी इंडिया में आए, इंडिया में भी अब नए नए सीड्स जो हैं वो उस पर रिसर्च चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। एक जो आपके नेशंस है वो आपस में टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा क्या हो, आपका प्रोडक्शन हो सके। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि अब नेशंस में भी क्या हो गए, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स आपका ग्रो करने की होड़ मची है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है, ये खराब नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है कि चलो भाई किसी बहाने अब जो है वो फार्मिंग सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी आपका अच्छा होगा। जो हमारे डेवलप्ड नेशन है उन सब में आपके अगर आप बात करोगे फार्मर्स की, तो उनकी कंडीशन जो है वो काफी अच्छी है। हालांकि इंडिया में फार्मर्स की कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि बाहर देशों में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटी जो है वो सही से पहुंच जाता है। लेकिन इंडिया में अभी हमें इस चीज के लिए अभी और भी मेहनत करनी है। हमें अब देखना है कि फार्मर जो कि हमारे जो नेशन है उसके रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो क्यों उनकी कंडीशन जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, चाहे वो वेदर फैक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स का सही से नहीं पहुंच पाना हो, ठीक है, या फिर टेक्निकल नॉलेज की आपकी क्या हो, कमी हो फार्मर्स में। तो ये सारा चीज जो क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, आने वाले गवर्नमेंट है या लोगों को भी, और हमारे यहाँ जो यंग साइंटिस्ट है जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है कि वो क्या कर सके, नए नए रिसर्च ला सके, ताकि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी के आगे भी, ठीक है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट है ग्रेन का वो भी प्रोड्यूस कर सके। देखो अब दिक्कत क्या है कि इंडिया का लैंड जो है वो फिक्स है, तो उससे बाहर आप जा नहीं सकते। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। उसके बाद आपको रहने के लिए तो है ही, इंडस्ट्रीज बैठ रही है, उसके लिए जमीन चाहिए, रिवर्स हैं, आपके नाले वगैरह हो गए, इस सब के लिए उसी लैंड में से जगह निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, अगर आप देखोगे तो इन सब वजह से कम हो रहे हैं, और अगर इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो वो और भी कम होता जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए कि भाई जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या हो आपका बढ़े, ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव लैंड जो है, जो जैसे कि आपके फर्टाइल एरिया जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है,
और उसी एरियाज में अर्बनाइजेशन वगैरह ज़्यादा देखी जाती है। तो गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमें पूरा से पूरा फोकस। बहुत सारे आपके इंसिडेंट आते हैं महाराष्ट्र में, जैसे बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि कंडीशंस वहाँ पे काफ़ी ख़राब हो जाती है, ड्रॉट का सीजन आ जाता है। तो उस टाइम में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन फार्मर्स को हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपना वर्क और भी अच्छे से कर सके और नेशन जो है वो और भी स्ट्रांग हो सके। ठीक है जी। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर चैप्टर था। अगर आपको किसी तरह का और डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और बाकी फिर अगला चैप्टर देखते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।